राधे राधे स्टूडेंट्स, मेरा नाम है गिरीश नायक और आप सभी का स्वागत है दिल्ली एकेडमिक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आज हम 30 का दम सीरीज के अंतर्गत इंडियन इकोनॉमी का कुछ सेक्शन देखने वाले हैं और उस सेक्शन का नाम है इंडियन नेशनल इनकम। ठीक है, नेशनल इनकम के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। इसका हमारे पास ये फर्स्ट वीडियो है। सेकेंड वीडियो में हम लोग और 30 क्वेश्चन देखेंगे। हर वीडियो में हम लोग 30 क्वेश्चन देखने वाले हैं हर सेगमेंट के। तो पहले क्वेश्चन में आते हैं, कारक लागत पर जीडीपी और बाजार मूल्य पर जीडीपी के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला बोल रहा है कारक लागत पर जीडीपी में शुद्ध अप्रत्यक्ष कर शामिल है। दूसरा बोल रहा है बाजार मूल्य पर जीडीपी में शुद्ध अप्रत्यक्ष कर शामिल नहीं है, लेकिन इसमें सब्सिडी शामिल है। तो भैया पहला स्टेटमेंट तो गलत हो जाता है। इसमें शुद्ध अप्रत्यक्ष कर शामिल है बोल रहा है, शामिल नहीं होता है। ठीक है, इसमें कुछ भी शामिल नहीं होता है, तो पहला गलत है। दूसरा बोल रहा है अप्रत्यक्ष कर शामिल नहीं है, ठीक है, लेकिन इसमें सब्सिडी शामिल है, ऐसा बोल रहे हैं। ये अपोजिट बोलते रहे। ठीक है, सब्सिडी को इसमें माइनस करते हैं और जो हमारा जो इनडायरेक्ट टैक्स रहता है उसको हम लोग ऐड करते हैं। तो हमारा दोनों स्टेटमेंट गलत है। हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, किसी देश की जीडीपी की गणना करते समय निम्नलिखित में से किसे बाहर रखा जाता है। तो हमारे पास ऑप्शन क्या क्या दिया है, हस्तांतरण, भुगतान, अवैध आर्थिक गतिविधियां और मध्यवर्ती वस्तुएं। एक्सप्लेनेशन हम लोग लास्ट में देखेंगे। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चंस को डील करते जाते हैं। तो हमारा ये तीनों ही जो हमारे पास फैक्टर है, तीनों को ही बाहर रखा जाता है जीडीपी की गणना करते समय। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, सकल मूल्य वर्धित जीवीए के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मूल कीमतों पर जीवीए में उत्पाद कर शामिल नहीं है। बाजार कीमतों पर जीवीए में उत्पाद कर और सब्सिडी दोनों शामिल है। तो भैया हमारा जो पहला स्टेटमेंट है ये तो बात सही है, उत्पाद कर शामिल नहीं है। और सेकंड बोल रहा है हमारे बाजार कीमतों पर उत्पाद कर और सब्सिडी दोनों शामिल है, ये हमारे पास स्टेटमेंट गलत दिया है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा, केवल एक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कारक लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट को सही ढंग से परिभाषित करते हैं। एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, तो अगर एनएन सिंपल सा पहले एनएनपी देख लेते हैं। एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट इक्वल टू क्या होता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट माइनस डेप्रिसिएशन। ठीक है, और अगर हम लोग फैक्टर कॉस्ट की बात करें तो यहाँ पर भी फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा, फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा। और अगर हम लोग यहाँ पर हम लोग मार्केट कॉस्ट के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास सब्सिडी और हमारे जो टैक्स रहते हैं ना उसको भी हम लोग यहाँ पर इंक्लूड कर लेंगे। तो हमारे पास क्या बोल रहा है, हमारे पास कारक लागत पर जीएनपी माइनस मूल्यह्रास, ये जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन, ऑप्शन नंबर ए। पहला ही हमारा स्टेटमेंट राइट है। ठीक है, तो हमारे पास ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं भाई, यहाँ मतलब इस टाइप्स के क्वेश्चन जहाँ पर हम लोग को फॉर्मूला बेस्ड हमारा मतलब हम लोग को बताना रहेगा फैक्ट, तो ये वाले क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा इसमें, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, राष्ट्रीय आय मापन के तरीकों के संबंध में निम्नलिखित में से मतलब युग्मों पर विचार करना है। आय विधि, उत्पाद विधि, व्यय विधि। तो भारत में किस तरीके से राष्ट्रीय आय का मापन किया जाता है। अच्छा, यहाँ पर भारत का नाम नहीं ले रहे, तो यहाँ पर हमारे पास जो तीनों ही विधियां हैं, ठीक है, आय विधि, उत्पादन विधि और व्यय विधि, तीनों ही के द्वारा हम लोग जो हमारा जीडीपी है, हमारा राष्ट्रीय आय है, उसकी गणना करते हैं। ठीक है, और जरूरत के हिसाब से जिस चीज का डेटा की जरूरत रहता है उस डेटा के को हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं अलग अलग पॉलिसी मेकिंग में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, मानव विकास सूचकांक एचडीआई और राष्ट्रीय आय के साथ इसके संबंध के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। एचडीआई प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय को अपने घटकों में से एक मानता है, बिल्कुल सही। दूसरा बोल रहा है, मानव विकास को मापने के लिए एचडीआई पूरी तरह से जीडीपी वृद्धि पर निर्भर करता है। जब भी एब्सोल्यूटनेस की बात आ जाए ना, वहां पर 99% क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जहां पर स्टेटमेंट गलत रहता है। जहां पर एब्सोल्यूटनेस जैसे केवल, ओनली, ऐसा वाला अगर शब्द आ रहा है मतलब समझ जाइए वहां पर 99% चांस है कि वो गलत होगा। मतलब ऐसा हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हो जहां पर सच में एब्सोल्यूटनेस की बात हो, सिर्फ वहीं पर राइट रहता है, अदरवाइज ये गलत रहता है। तो हमारा सेकंड स्टेटमेंट गलत है, हमारा पहला सही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा किसी देश के सकल घरेलू उत्पाद का अधिक अनुमान लगा सकता है। सकल घरेलू उत्पाद का अनुमान लगाने की बात कर रहे हैं। ठीक है, पहला बोल रहा है मध्यवर्ती वस्तुओं के उत्पादन को शामिल करना, वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों को बढ़ा चढ़ाकर बताना और मूल्यह्रास की अनदेखी करना। यहाँ पर बोल क्या रहे हैं, जीडीपी को हम लोग ज्यादा से ज्यादा हम लोग कैसे शो कर सकते हैं। अगर हम लोग बीच का भी जोड़ देंगे,
बीच की जो कीमतें हैं उन सबको भी हम लोग ऐड करते चलेंगे तो यहाँ पर जुड़ जाए, मतलब एक्स्ट्रा हो जाएगा। मूल्यह्रास को हम लोग जो हमारा डेप्रिसिएशन हो रहा है उसको माइनस कर दें तो भी हम लोग यहाँ पर हम लोग को जो डेटा है वो बढ़ा हुआ दिखाई देता है। मध्यवर्ती वस्तुओं को, ठीक है, और क्या बोल रहा है, वस्तु और सेवाओं की कीमतों को बढ़ा चढ़ाकर बताना। तीनों स्टेटमेंट हमारे पास राइट है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। राष्ट्रीय, देखिए क्वेश्चन में यहाँ पर ना हो सकता है आप लोग को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो, लेकिन इस क्वेश्चन में मतलब ये गलत चीज को ही बता रहा है, लेकिन गलत चीज को नेगेटिवली मतलब ये प्रेजेंट करके पूछ रहा है कि क्या क्या चीज से हम लोग डेटा के साथ छेड़खानी कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय के निम्नलिखित घटकों पर विचार कीजिए। विदेश से प्राप्त कारक आय, सरकार को दी जाने सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी, और तीसरा बोल रहा है शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। तो भैया हमारा राष्ट्रीय आय में हम लोग विदेश से प्राप्त आय को हम लोग ऐड करते हैं, लेकिन सब्सिडी को ऐड नहीं करते हैं, और उसमें हम लोग टैक्स को ऐड करते हैं। तो हमारा पहला और तीसरा सही है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन जीडीपी को का सबसे उपयुक्त वर्णन करता है? ठीक है, ग्रीन जीडीपी क्या होता है, जब हम लोग जो पर्यावरणीय कारक है उनको ऐड करने लग जाते हैं, उनका भी कुछ ना कुछ हम लोग मौद्रिक मूल्य हम लोग आंकते हैं, तो उसको उससे निकलने वाला जो हमारा जो जीडीपी है उसको हम लोग ग्रीन जीडीपी बोलते हैं। तो हमारे पास पहला क्या बोल रहा है, मुद्रास्फीति के समायोजन के बाद गणना की गई जीडीपी। दूसरा बोल रहा है पर्यावरण के समायोजन के बाद गणना की गई जीडीपी। नवीकरणीय संसाधनों के आधार पर गणना की गई जीडीपी, और टिकाऊ उत्पादन का उपयोग करके मापा गया जीडीपी। ये जो दो है ना, ये दो जो सेक्शन है यहाँ पर, एक तो नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन और टिकाऊ उत्पादन, ये दोनों के कारण हो सकता है आंसर इसके ऊपर डाउट जाए, लेकिन जब पर्यावरण की बात हो तो आंसर होगा पर्यावरण से रिलेटेड। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। उत्पादन विधि द्वारा सकल घरेलू उत्पाद की गणना में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? किसको हम लोग शामिल नहीं किए हैं? तो क्या बोल रहा है, पहला अंतिम वस्तुएं और सेवाएं, वस्तुओं सेवाएं, मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य, शुद्ध निर्यात, इन्वेंट्री चेंज। ठीक है, तो हमारे पास उत्पादन विधि के बारे में बात करें और हम लोग जीडीपी के बात कर रहे हैं। जीडीपी में हम लोग मध्य वस्तुओं का मूल्य को ऐड नहीं करते हैं। ठीक है, किसको शामिल नहीं किया जाता बोल रहे, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्रय शक्ति समता, पीपीपी, परचेसिंग पावर पैरिटी के बारे में पूछ रहे हैं भाई हमारे पास। पहला बोल रहा है यह देशों के बीच मूल्य स्तरों में अंतर के लिए जीडीपी को समायोजित करता है। दूसरा बोल रहा है यह जीडीपी तुलना में मुद्रास्फीति के प्रभावों को समाप्त करता है। तो भैया समाप्त तो कोई नहीं कर पाता है, तो हमारा दूसरा स्टेटमेंट तो हमारा गलत है। और ये क्या करता है, देशों के बीच मूल्य स्तरों में अंतर के लिए जीडीपी को समायोजित करते हैं। हमारे पास पहला स्टेटमेंट राइट है, तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। राष्ट्रीय आय की गणना में निम्नलिखित में से किसे ध्यान में रखा जाता है लेकिन जीडीपी में नहीं? क्या चीज को हम लोग किसको हम लोग दो चीज को ले रहे हैं, एक हम लोग नेशनल इनकम की बात कर रहे हैं और एक जीडीपी की बात कर रहे हैं। हालांकि जीडीपी को भी हम लोग, ठीक है, नेशनल इनकम बोल देते हैं, बट एक्चुअल नेशनल इनकम क्या है हमारा, नेट नेशनल प्रोडक्ट, NNP, ये होता है हमारा एक्चुअल में हमारा नेशनल इनकम। और इसमें भी अगर हम लोग को सबसे शुद्ध रूप देखना है तो नेट नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट, मार्केट कॉस्ट में टैक्स और सब्सिडी, ये दोनों फैक्टर्स ऐड होते हैं। ठीक है, सब्सिडी भले माइनस होता है लेकिन फैक्टर के फॉर्म में, तो उसको हम लोग यहाँ पर काउंटिंग में हम लोग उसको लाते हैं। तो ये होता है हमारा सबसे शुद्ध क्या बोलते हैं, हमारा सबसे शुद्ध राष्ट्रीय आय, मतलब राष्ट्रीय आय का सबसे शुद्ध मानक। तो हमारे पास ऑप्शन क्या दिया हुआ है, अप्रत्यक्ष कर, प्रत्यक्ष कर, सब्सिडी, विदेश से प्राप्त शुद्ध कारक आय और शुद्ध निर्यात। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, शुद्ध कारक आय। ठीक है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसकी गणना स्थिर कीमतों पर की जाती है, यह पैसे की क्रय शक्ति में परिवर्तन को दर्शाता है, यह उत्पादन की भौतिक मात्रा को मापता है। उत्पादन की भौतिक मात्रा को मापता है। ठीक है, हमारे पास क्या क्या बोल रहे हैं, तो उत्पादन की भौतिक मात्रा को मापता है, ये तो ठीक है। यह पैसे की क्रय शक्ति में परिवर्तन को दर्शाता है, नहीं, क्रय शक्ति में परिवर्तन को मतलब चेंजेस जो आ रहा है उसको तो ये शो नहीं कर पाता है। इसकी गणना स्थिर कीमतों पर की जाती है, ठीक है, स्थिर कीमतों पर भी की जाती है और चालू मूल्य किलो कीमतों पर भी की जाती है, लेकिन अगर यहाँ पर केवल अगर लिख देता तो फिर वो स्टेटमेंट गलत होता। ऐसे में एक स्टेटमेंट सही है, तो पहला और तीसरा हमारा राइट है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं।
जब सरकार बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर अपना खर्च बढ़ाती है यह मानते हुए कि अन्य कारक स्थिर रहते हैं, तो इसका जीडीपी, जीएनआई और पीसीआई पर क्या प्रभाव पड़ता है। जीडीपी, ठीक है, यहाँ पर हम लोग इंग्लिश में ही देख लेते हैं। जीडीपी एंड जीएनआई इंक्रीजेस बट पीसीआई रिमेन्स कांस्टेंट। जीडीपी इंक्रीजेस बट जीएनआई एंड पीसीआई डिक्रीजेस। जीडीपी, जीएनआई एंड पीसीआई ऑल इंक्रीजेस। तीसरा बोल रहा है जीडीपी, जीएनआई रिमेन्स कांस्टेंट बट पीसीआई इंक्रीजेस। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, हमारा जीडीपी, जीएनआई और पीसीआई तीनों ही इंक्रीज होता है, तीनों ही बढ़ता है। हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक है, एक्सप्लेनेशन इसमें देखेंगे हम लोग। आगे देखते हैं 15वां क्वेश्चन। आर्थिक विकास के संकेतक के रूप में जीडीपी की निम्नलिखित में से कौन सी सीमा नहीं है। पहला बोल रहा है यह आय असमानता को नजरअंदाज करता है। दूसरा बोल रहा है यह गैर बाजार लेन देन को नजरअंदाज करता है। यह पर्यावरणीय गिरावट पर विचार करता है। और चौथा बोल रहा है यह कल्याण को मापने में विफल रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर आर्थिक विकास के संकेतक के रूप में जीडीपी में सीमा को पूछ रहा है, कौन सा नहीं है, तो भाई हमारा पर्यावरणीय गिरावट पर विचार ये नहीं करता है। इसके लिए हमारे पास ग्रीन जीडीपी अलग से है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जीडीपी डिफ्लेटर। तो जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है भाई, हमारा जो नॉमिनल जीडीपी रहता है, नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इनटू 100। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर, हाँ, तो हमारे पास पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, यह नाममात्रिक जीडीपी और वास्तविक जीडीपी का 100 से गुना किया गया अनुपात है। ठीक है, दूसरा बोल रहा है यह सेवाओं को छोड़कर केवल वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन को दर्शाता है, केवल वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन को दर्शाता है। उसके बाद क्या बोल रहा है, इसे सीपीआई, ठीक है, सीपीआई की तुलना में, सीपीआई, हाँ ठीक है, सीपीआई की तुलना में मुद्रास्फीति का अधिक व्यापक उपाय माना जाता है। ठीक है, पहला और तीसरा सही है, लेकिन यहाँ पर बोल रहे केवल वस्तु, तो यहाँ पर ये सिर्फ वस्तुओं नहीं, ये सेवाओं को भी यहाँ पर हम लोग ऐड करते हुए देखते हैं। तो हमारे पास सेकंड स्टेटमेंट गलत है, पहला तीसरा सही है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट होगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी में वृद्धि करेगा। ठीक है, एनएनपी में वृद्धि किससे होगी, जीडीपी में वृद्धि से। ठीक है, पहला तो सही है। दूसरा मूल्यह्रास में कमी से, ये बात भी ठीक है। विदेश से शुद्ध कारक आय में वृद्धि से, ये भी ठीक है। तो हमारा तीनों स्टेटमेंट राइट है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, सी हमारा राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जीएनपी की गणना में शामिल है लेकिन जीडीपी से बाहर रखा गया है। जीएनपी की गणना में है लेकिन जीडीपी में नहीं है, तो कौन सा भाई, माल का आयात, विदेश से प्राप्त धन, शुद्ध निर्यात, विदेश में किए गए फैक्टर भुगतान। तो भाई हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा विदेश से प्राप्त धन जो रहता है उसको हम लोग जीडीपी से बाहर रखे हैं, लेकिन जीएनपी में ये काउंट होते हैं। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। अगला है हमारा डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल इनकम क्या होता है, जो हम लोग डिस्पोज करते हैं कि हाँ भैया ये हमारा इनकम है, एक्चुअल इनकम ये है। तो वहां पर हमारे पास क्या पहला स्टेटमेंट क्या दे रहा है, यह प्रत्यक्ष करों का भुगतान करने के बाद परिवारों को उपलब्ध आय, बिल्कुल सही। ठीक है, पूरा भुगतान करने के बाद प्राप्त जो आय बचा वही है। इसमें सभी प्रकार की सब्सिडी और हस्तांतरण भुगतान शामिल है, बिल्कुल सही। पहला दूसरा दोनों राइट हो गया। तीसरा बोल रहा है इसमें वस्तुओं और सेवाओं पर व्यय शामिल नहीं है, ये गलत है भाई। इसमें हम लोग इसमें शामिल होता है, तो हमारा पहला और दूसरा स्टेटमेंट राइट है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम, पीसीआई के बारे में पूछ रहे हैं, के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो पहला बोल रहा है जब जीडीपी बढ़ता है तो पीसीआई हमेशा बढ़ता है। ठीक है, ये बात सही है वैसे। ठीक है, पीसीआई नागरिकों के बीच आय वितरण को ध्यान में रखता है, नहीं। पीसीआई की गणना कुल जनसंख्या के लिए जीडीपी के अनुपात के रूप में की जाती है। ठीक है, जीडीपी के अनुपात के रूप में की जाती है। और उसके बाद क्या बोल रहा है, पीसीआई में विदेश से शुद्ध कारक आय शामिल नहीं है। ठीक है, तो पीसीआई जो हमारा पर कैपिटा इनकम है, यहाँ पर जीडीपी के इंक्रीमेंट के साथ हमेशा बढ़े ऐसा कोई कंपलसरी नहीं, क्योंकि पॉपुलेशन के ऊपर भी डिपेंड करता है। पॉपुलेशन भी हमारा यहाँ पर एक मेन फैक्टर है। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। पीसीआई की गणना कुल जनसंख्या के लिए जीडीपी के अनुपात के रूप में की जाती है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सकल मूल्य वर्धित, ठीक है, जीवीए, ग्रॉस वैल्यू एडेड, और जीडीपी के बीच अंतर को सही तरीके से बताता है। तो जीवीए इक्वल टू जीडीपी माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड,
जीबीए इक्वल टू जीडीपी प्लस मूल्यह्रास, ठीक है, हमारा डेप्रिसिएशन, जीबीए इक्वल टू जीडीपी माइनस हमारे पास नेट इनडायरेक्ट टैक्स, और जीबीए इक्वल टू जीडीपी प्लस शुद्ध निर्यात। हमारे पास चार क्वेश्चन दिए हुए हैं। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आ चुके हैं पहले भी, और हमेशा आने का इसका चांस रहता है। तो हमारा आंसर क्या होगा भाई, जीबीए इक्वल टू, सॉरी मूल्यह्रास नहीं, यहाँ पर हमारा जो सी ऑप्शन है ये राइट होगा। हमारा जीबीए में, ठीक है, जीबीए निकालना है तो हम लोग को जीडीपी में जो हमारे पास जो टैक्स रहेगा ना, इनडायरेक्ट टैक्स है, उसको हम लोग को माइनस करना होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। राष्ट्रीय आय लेखांकन के निम्नलिखित घटकों पर विचार कीजिए। निजी अंतिम उपभोग व्यय, ठीक है, राष्ट्रीय आय लेखांकन के बारे में पूछ रहा है, ठीक है, नेशनल इनकम अकाउंटिंग्स में निजी अंतिम उपभोग व्यय। दूसरा बोल रहा है सकल घरेलू पूंजी निर्माण। तीसरा बोल रहा है विदेश से शुद्ध कारक आय, ठीक है। तो यहाँ पर व्यय विधि द्वारा जीडीपी का हिस्सा, व्यय विधि मतलब हम लोग खर्च कैसे कर रहे हैं, तो जहां जहां खर्च आएगा वहां वहां पर हम लोग ऐड कर देंगे। आय हो गया तो फिर ये कट जाएगा। पूंजी निर्माण खर्च हुआ, हमारा निजी ये भी व्यय है, ठीक है, व्यय व्यय है। तो पहला और दूसरा हमारा राइट आंसर होना चाहिए, ठीक है, तो पहला और दूसरा हमारा राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सीधे तौर पर वृद्धि करेगा। किससे हम लोग को डायरेक्ट हम लोग को इंक्रीमेंट दिखाई देगा, वृद्धि बोल रहे हैं ना, और यहाँ पर सीधे सीधा मतलब और भी फैक्टर ऐसे हो सकते हैं जिससे हम लोग को इनडायरेक्टली वृद्धि हो, लेकिन हम लोग को जो सीधे तौर पर प्रत्यक्ष तौर पर दिखाई देगा हम लोग को उसकी चर्चा करनी है। पहला बोल रहा है विदेश से भारतीय श्रमिकों द्वारा भेजी गई धनराशि। दूसरा बोल रहा है भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। तीसरा बोल रहा है भारत के निर्यात में वृद्धि, और चौथा बोल रहा है भारतीय रुपए का अवमूल्यन। अवमूल्यन से हमारा, जब हम लोग अवमूल्यन कराते हैं तो वहां पर एफडीआई में इंक्रीमेंट देखने को मिलता है, लेकिन वो इनडायरेक्ट में होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को क्या बोल रहे हैं, जीएनपी में, ठीक है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद में वृद्धि। सकल राष्ट्रीय उत्पाद में हम लोग जो बाहर से आ रहे हैं ना उसको हम लोग ऐड करते हैं। तो विदेश से भारतीय श्रमिकों द्वारा भेजी गई धनराशि, ये हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द छाया अर्थव्यवस्था, शैडो इकोनॉमी को अच्छी तरह से समझाता है। वे गतिविधियां, देखिए ये क्वेश्चन बनने का बहुत ज्यादा चांस है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा ट्रेंड में था ये वाला क्वेश्चन, मतलब ये क्वेश्चन नहीं, मतलब ये आर्टिकल जो है बहुत ज्यादा ट्रेंड में था, इसलिए ध्यान रखेंगे इस टाइप के क्वेश्चन जो लगातार अलग अलग जो हमारे पत्रकार रहते हैं वो लोग अगर चर्चा में ला रहे हैं, या फिर जो न्यूज़पेपर में बहुत ज्यादा चर्चित हो रहा है, उनसे क्वेश्चन बनने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो पहला क्या बोल रहे हैं, वे गतिविधियां जो जीडीपी से बाहर रखी गई है क्योंकि वे अवैध हैं। दूसरा बोल रहे हैं वे आर्थिक गतिविधियां जो आधिकारिक खातों में दर्ज नहीं है, ठीक है, दोनों एक जैसा लग रहा है लेकिन अलग अलग है भाई। तीसरा बोल रहा है कराधान से छूट प्राप्त कृषि गतिविधियां, और चौथा बोल रहा है अपंजीकृत उद्यमों द्वारा आर्थिक योगदान, ठीक है। तो कुछ कुछ ऐसा लगता है कि मिक्स टाइप से, जैसे ये वाला आधिकारिक रूप से दर्ज नहीं है और हमारा अपंजीकृत उद्यम, तो दोनों एक जैसा लगता है, लेकिन हमारा जो सही आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर बी है। वे आर्थिक गतिविधियां, वे सारी आर्थिक गतिविधियां जो रजिस्टर्ड नहीं है, ठीक है, हमारे पास ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में वो रजिस्टर्ड नहीं है, वो सारे को हम लोग ऐड करेंगे, हम लोग शैडो इकोनॉमी, मतलब उनसे जो हमारी अर्थव्यवस्था, मतलब उनकी एक अलग से सेपरेट अर्थव्यवस्था जनरेट हो गई है, बनने लगी है, वहां पर सारी गतिविधियां अलग से ही सेपरेटली चल रही है, ऐसा अगर हम लोग देखते हैं तो फिर वो वही हमारा शैडो इकोनॉमी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। वास्तविक राष्ट्रीय आय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सही कथन का चयन करना है। तो पहला बोल रहा है इसे वर्तमान कीमतों पर मापा जाता है, इसमें मुद्रास्फीति प्रभाव शामिल है, यह वस्तुओं और सेवाओं के भौतिक उत्पादन में परिवर्तन को दर्शाता है, और चौथा बोल रहा है इसमें विदेश से शुद्ध कारक आय शामिल नहीं है। वास्तविक राष्ट्रीय आय के बारे में बोल रहे हैं, तो वास्तविक राष्ट्रीय आय हमारा नेट नेशनल प्रोडक्ट को माना जाता है एट अ फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। तो इससे रिलेटेड क्या क्या, इसे वर्तमान कीमतों पर मापा जाता है, ठीक है, ठीक है। इसे मुद्रास्फीति प्रभाव शामिल है, ये भी यह वस्तुओं और सेवाओं के भौतिक उत्पादन में परिवर्तन को दर्शाता है, तो ये सही नहीं है, ठीक है। ये हमारा, तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, यह वस्तुओं और सेवाओं के भौतिक उत्पादन में परिवर्तन को दर्शाते हैं। कि अगर ये कम हो गया, ज्यादा हो गया, तो यहाँ पर हम लोग को अंतर दिखाई देने लग जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अनौपचारिक क्षेत्र और जीडीपी के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। अनौपचारिक क्षेत्र मतलब दो सेक्टर होते हैं, या फिर या तो हमारे पास ऑफिशियल होगा या फिर अनऑफिशियल होगा।
जो रजिस्टर्ड होगा वो सारा ऑफिशियल है, जो अनरजिस्टर्ड है या फिर जो गवर्नमेंट की नजरों से दूर है वो सारा का सारा अनऑफिशियल में हम लोग मान लेते हैं। ठीक है, इनफॉर्मल सेक्टर मान लेते हैं। तो हमारे पास पहला बोल रहा है इनफॉर्मल सेक्टर की गतिविधियों को जीडीपी की गणना में पूरी तरह से शामिल किया जाता है, ये तो गलत है भाई। अनऑफिशियल है, इसके पास इसका हमारे पास डेटा ही नहीं रहता, तो हमारा पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। दूसरा बोल रहा है अनौपचारिक क्षेत्र रोजगार में महत्वपूर्ण योगदान देता है, लेकिन जीडीपी में इसकी कम रिपोर्टिंग की जाती है, ये बात तो ठीक है। योगदान तो बहुत देता है, जैसे हमारे पास जो हमारा एग्रीकल्चर है, ठीक है, कुछ टाइम तक अभी धीरे धीरे करके बहुत सारी योजनाओं के थ्रू जो गवर्नमेंट है वो जो किसानों से होने वाली जो आय है या फिर उनकी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है उन सबको मॉनिटर कर रही है, देख रही है। तो हम लोग को वहां पर डेफिनेटली नजर तो आ रहा है, लेकिन ये जो हमारे पास कम रिपोर्टिंग की बात है ये बात भी सही है और ये पूरी तरह से शामिल नहीं है। तो हमारा दूसरा स्टेटमेंट राइट है, तो पहला गलत है। हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। जीडीपी गणना में आधार वर्ष के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसे हर साल अपडेट किया जाता है, यह अधिकतम जीडीपी वृद्धि वर्ष को दर्शाता है, यह स्थिर कीमतों के लिए संदर्भ के रूप में कार्य करता है, और चौथा इसमें सब्सिडी का प्रभाव नहीं होता है। जीडीपी की गणना में आधार वर्ष के बारे में ना, आधार वर्ष क्या होता है भाई? हम लोग एक बेस ईयर मान ले 2011-12 को, क्योंकि उस टाइम इकोनॉमिक एक्टिविटी हम लोग मानते हैं कि बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं हो रही थी, तो हम लोग उसको आधार वर्ष मान लिया और उससे कंपेयर करके हम लोग तुलना करते हैं कि हमारे जीडीपी में कितनी वृद्धि हुई, कितनी कमी हुई। तो ये है हमारा रियल जीडीपी। और अगर हम लोग जस्ट प्रीवियस ईयर का देख रहे हैं तो उसको बोलेंगे हम लोग नॉमिनल जीडीपी। तो यहाँ पर हम लोग को आधार वर्ष के बारे में पूछ रहा है, इसे हर साल अपडेट किया जाता है, पहला तो गलत हो जाएगा, अपडेटेड एवरी ईयर। या अधिकतम जीडीपी के वृद्धि के वर्ष को दर्शाता है, या स्थिर कीमतों के लिए संदर्भ के रूप में कार्य करता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, विकास की तुलना के लिए सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में सकल राष्ट्रीय आय के उपयोग करने का निम्नलिखित में से कौन सा लाभ है? ठीक है, अगर हम लोग क्या किसका यूज कर रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ यूजिंग जीएनआई ओवर द जीडीपी फॉर द डेवलपमेंट कंपैरिजंस। ठीक है, तो पहला बोल रहा है सकल राष्ट्रीय आय में गैर बाजार लेन देन भी शामिल है। दूसरा बोल रहा है सकल राष्ट्रीय आय में आय वितरण शामिल है। तीसरा बोल रहा है सकल राष्ट्रीय आय की सीमा पार आय को प्रवाह को दर्शाती है। और चौथा बोल रहा है सकल राष्ट्रीय आय में अनौपचारिक क्षेत्र के योगदान शामिल नहीं है। तो भैया हमारा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि सकल राष्ट्रीय आय जो है सीमा पार आय को प्रवाह को भी दर्शाता है, इसलिए विकास की तुलना इससे की जाती है, विकास के लिए हम लोग इसकी तुलना करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मूल्य वर्धित कर वैल्यू एडेड टैक्स के बारे और जीडीपी के संबंध पर चर्चा करनी है। तो पहला बोल रहा है वैट मूल्य बाजार मूल्य पर जीडीपी में शामिल अप्रत्यक्ष करों का हिस्सा है। ठीक है, अप्रत्यक्ष करों का हिस्सा, ठीक है। दूसरा बोल रहा है वैट दरें सीधे जीडीपी को प्रभावित करती है। तो भैया सीधे तो प्रभावित नहीं करती है, तो हमारा पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है। हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय प्रयोज्य आय, ठीक है, नेशनल डिस्पोजेबल इनकम के बारे में निम्न कथन में से सत्य कथन। पहला बोल रहा है इसमें विदेश से प्राप्त शुद्ध कारक आय शामिल नहीं है। दूसरा बोल रहा है इसमें शेष विश्व से प्राप्त शुद्ध चालू स्थानांतरण शामिल है, ये सही है। और तीसरा बोल रहा है यह बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद के बराबर है। चौथा बोल रहा है इसमें स्थानांतरण भुगतान और सब्सिडी शामिल नहीं है। तो भैया हमारा ऑप्शन नंबर बी, इसमें शेष विश्व से प्राप्त शुद्ध चालू स्थानांतरण शामिल है, ये हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। तो ये हुए हमारे 30 क्वेश्चन। अब हम लोग जिस क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन का जरूरत है उनको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं मैं। इसमें सबसे पहले हम लोग कुछ बेसिक जान लेते हैं। ठीक है, हमारा जो नेशनल इनकम है, नेशनल इनकम की हमारे पास अलग अलग तरीके से हम लोग कंपैरिजन करते हैं, मतलब हम लोग गणना करते हैं। एक होता है जीडीपी, एक होता है एनडीपी, एक होता है हमारे पास जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, और एक होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट। इसमें सबसे बड़ा जो शेयर रहता है वो किसका रहता है? हमारे जीडीपी का रहता है। सबसे बड़ी मात्रा में जीडीपी उपस्थित होता है और यहाँ पर फिर ठीक है जीडीपी होता है। और ये जीडीपी क्या होता है? एक क्षेत्र है, इस भौगोलिक क्षेत्र, ध्यान रखेंगे, एक भौगोलिक क्षेत्र में एक वित्तीय वर्ष, एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर जितना भी यहाँ पर उत्पादन होगा उनमें जो अंतिम उत्पाद है, फाइनल प्रोडक्ट जो है, फाइनल गुड्स जो है, उनका मौद्रिक मूल्य, मॉनेटरी वैल्यू को ऐड कर देंगे, उनका सम
क्या कहलाता है, जीडीपी। और इस जीडीपी में अगर हम लोग डेप्रिसिएशन या फिर मूल्यह्रास या फिर इसको मूल्य क्षय भी बोलते हैं, क्षय भी बोलते हैं, डेप्रिसिएशन को अगर हम लोग माइनस कर देते हैं तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो क्या है, हमारे पास एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब हम लोग को जीएनपी का कैलकुलेशन करना है, तो जीएनपी के कैलकुलेशन के हम लोग क्या करेंगे, जितना भी हमारे पास जीडीपी है, इस जीडीपी में जितने भी ऐसे लोग जो कि यहाँ पर काम कर रहे हैं, हम लोग क्षेत्र के बारे में बात करें तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो बाहर से आए होंगे किसी दूसरे कंट्री से और यहाँ आके इन्वेस्ट किए होंगे, तो उनके इन्वेस्टमेंट से उनको फायदा जब मिलेगा तो उसको वो लोग ले जाएंगे, तो उन सबको हम लोग माइनस कर देंगे। और जो हमारे हमारे देश के नागरिक हैं, यहाँ पर नेशनल की बात करें, नेशनैलिटी की बात हो रही है, तो हमारे देश के लोग जो अभी बाहर काम कर रहे हैं, अपने घर पैसा भेजेंगे, रेमिटेंस भेजेंगे, उन सबको हम लोग ऐड कर देंगे। बात अगर रेमिटेंस की है तो वो ऐड होगा। और अगर किसी का इनकम जो है, ठीक है, कोई यहाँ पर से इनकम जनरेट करके बाहर भेजा अपने देश में, तो वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अगर सेम चीज को अगर हम लोग देखते हैं कि हमारे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष जो हमारे पास कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, कुछ सामान को हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, कुछ इंपोर्ट करते हैं। अगर हम लोग कोई सामान को एक्सपोर्ट करेंगे तो बाहर का पैसा अंदर आएगा, तो हम लोग जीडीपी में, ठीक है, जब हम लोग को जीएनपी की कैलकुलेशन करनी है तो इसमें क्या करेंगे, हम लोग जितना भी जीडीपी होगा उसमें से हम लोग माइनस कर देंगे उन जितने भी हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं। एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो पैसा अंदर आएगा, तो हम लोग ऐड कर देंगे हम लोग इम्पोर्ट वाले को, इम्पोर्ट बिल जो बनेगा उसको हम लोग ऐड कर देंगे। और जो हम लोग अगर हम लोग कोई सामान को मंगा रहे हैं, बाहर से मंगा रहे हैं, तो फिर हम लोग का पैसा बाहर जाएगा, तो हमारा पैसा माइनस हो गया, तो उसको हम लोग एक्सपोर्ट को हम लोग क्या करने वाले हैं, इसमें माइनस करने वाले हैं। तो ऐसे प्लस माइनस करके चीजें होते रहती है। तो अगर हम लोग देखते हैं, ठीक है, हम लोग अगर जीएनपी के लिए एक नेचुरल सा फॉर्मूला बनाए तो जीएनपी इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, जीडीपी प्लस माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, मतलब विदेशों से प्राप्त निवल आय, मतलब शुद्ध आय जो है, जो हम लोग को प्लस माइनस करके ओवरऑल हम लोग को क्या चीज प्राप्त होता है, कितना रुपया प्राप्त हो रहा है, उसको हम लोग यहाँ पर ऐड कर देंगे। ठीक है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और इसमें अगर कोई कंट्री ऐसा है जो नेट एक्सपोर्टर है, ठीक है, जो एक्सपोर्ट ज्यादा करता है, इंपोर्ट जितना करता है उससे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है, तो उसको नेट एक्सपोर्टर कंट्री बोलेंगे। तो एक्सपोर्टर के लिए हम लोग प्लस यूज करेंगे। और अगर कोई कंट्री ऐसा है जैसे इंडिया, हम लोग जितना बेचते हैं उससे ज्यादा हम लोग मंगाते हैं, तो हम लोग कैसे हैं, नेट इंपोर्टर कंट्री हैं, तो हमारे इंपोर्टर के लिए हम लोग के लिए क्या हो जाएगा, माइनस साइन होगा। जो एक्सपोर्टर है उनके लिए प्लस, जो नेट इंपोर्टर है उनके लिए माइनस। तो ये ऐसा निकल जाएगा हमारा जीएनपी। और इस जीएनपी में अगर डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट। अब ये भी दो टाइप का होता है। अगर हम लोग सीधे सीधे कैलकुलेट कर रहे हैं उनके कि कितना उनको प्रोडक्शन में कोई भी सामान, हम लोग जितना भी सामान बना रहे हैं उस सामान के प्रोडक्शन में हम लोग का जितना कॉस्ट आ रहा है, उस कॉस्ट को अगर हम लोग, ठीक है, एनएनपी, अगर उस कॉस्ट को अगर हम लोग जितना भी कॉस्ट आ रहा है उसका कॉस्ट क्या हो जाएगा, हमारा फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, प्रोडक्शन में जो कॉस्ट आ रहा है वो हमारा फैक्टर कॉस्ट है, तो फैक्टर कॉस्ट। और एक होता है हमारे पास मार्केट कॉस्ट, ठीक है, एनएनपी एट मार्केट कॉस्ट। जब हम लोग मार्केट कॉस्ट, एक हो गया हमारे पास मार्केट कॉस्ट, एक हो गया हमारा फैक्टर कॉस्ट। तो अगर हम लोग को मार्केट कॉस्ट कैलकुलेट करना है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। इसमें हम लोग क्या करेंगे, टैक्स भी जुड़ेगा भाई, इसमें टैक्स जुड़ेगा और जितना भी सब्सिडी रहेगा उसको हम लोग माइनस कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट कॉस्ट। मार्केट में किसी वस्तु का कॉस्ट कितना है भाई, उसमें सब्सिडी भी हटा दो, उसमें टैक्स जोड़ दो, तो हमारे पास जो आता है ये हमारे पास, ये फॉर्मूला को ध्यान रखे रहेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसी को अल्टी पल्टी करके दे देता है। एक बार क्या दिया था, सब्सिडी को इधर ऐड कर दिया था। ठीक है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट प्लस टैक्स इक्वल टू एनएनपी एट मार्केट कॉस्ट प्लस सब्सिडी, ऐसा क्वेश्चन दे दिया था। तो अल्टी पल्टी करके क्वेश्चन बनते रहते हैं, ध्यान रखेंगे। ये हुए हमारे चार चीज। और अगर हम लोग एक बेस रेट के बारे में होता है, बेस रेट क्या होता है कि हमारा जो इकोनॉमी है कभी कभी अच्छा ग्रो करता है, कभी नेगेटिव ग्रो करता है, तो ये चलता रहता है ना, इस सिनेरियो चलते रहते हैं, बढ़ना घटना ये लगा रहता है, जीवन का पार्ट है, दिस इज द पार्ट ऑफ लाइफ। लेकिन अगर हम लोग को कैलकुलेशन करना है, हम लोग को एक आधार चाहिए, एक आधार, ऐसा आधार चाहिए जिससे हम बाकी सब चीज का कंपैरिजन कर सके, और उस आधार के लिए हमारे पास फ्लक्चुएशन ज्यादा ना हो। तो हम लोग एक ऐसा आधारवश मान के चलते हैं जिससे, मतलब एक हम लोग बेस ईयर मान के चलते हैं जिससे हम लोग आगे जितना हम लोग ग्रोथ करने वाले ना उसका कंपैरिजन करेंगे। तो वही वर्ष क्या कहलाता है, आधार वर्ष, बेस ईयर।
वही क्या है हमारा आधार वर्ष या बेस ईयर। तो अभी कितना है भाई 2011-12 को हम लोग आधार वर्ष मान के चले हैं। और अगर हम लोग देखते हैं 2017 को माना जा रहा था कि ये एक मतलब हमारा कम फ्लक्चुएशन वाला ईयर है, ज्यादा यहाँ पर स्टेबिलिटी हम लोग को दिखाई दी थी, तो हम लोग इस ईयर को हम लोग स्टेबल ईयर मान के उसको आधार वर्ष, नया आधार वर्ष बनाए, ऐसा विचार चल रहा था। लेकिन हालांकि अभी तक घोषणा नहीं हुई है, जब तक घोषणा नहीं होगी तब तक हम लोग उसको आधार वर्ष नहीं मानेंगे, तब तक किसको मानते रहेंगे हम लोग 2011-12 को ही आधार वर्ष मान के चलेंगे। ठीक है, चलिए कुछ और अगर यहाँ पर से मुझे ऐसा लगता है कि लगभग सारी चीजों के बारे में क्लास मतलब वीडियो चलते चलते में क्वेश्चन बनाते बताते में हम लोग चर्चा करते हुए चले थे। तो आई थिंक सारे क्वेश्चंस यहाँ पर डील हो चुके हैं। अगर इनमें से किसी क्वेश्चंस पे आपको डाउट हो या फिर इससे संबंधित और जानकारी की आवश्यकता हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में उसको ऐड करते हुए आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। आप हमारे साथ बने रह सकते हैं और हमारे पास जो हमारे जो 30 कदम सीरीज है, इस सीरीज में हम लोग और भी अलग अलग हर सब्जेक्ट से क्वेश्चंस निकाल रहे हैं और क्वेश्चंस से हम लोग वीडियो बना रहे हैं। तो आपके पास क्वेश्चंस का एक बंच मिल जाएगा तो आपकी तैयारी के लिए, जो कि बहुत अच्छा होगा। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।